हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिया। वेलकम टू एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत, जो कि हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का। तो मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ते हैं आज। उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो हमें इन स्रोतों से मिलती है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला स्रोत है वो है मूर्तियाँ। ठीक है, तो मूर्तियाँ बनाने के लिए जो पत्थर, क्योंकि पत्थर तो मेसोपोटामिया में थे नहीं, तो वो पत्थर से हमें पता चलता है कि ये पत्थर कहाँ से आए, कैसे आए, तो उससे हमें मिलता है उसका एक जानकारी का स्रोत। दूसरा है आभूषण। वो जिस तरीके के आभूषण पहनते थे, जो उनकी ज्वेलरी होती थी, वो जिस तरीके के आभूषण पहनते थे, उससे भी हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है कि वो किस तरीके के आभूषणों का प्रयोग करते थे, उनके आभूषण कैसे होते थे। ठीक है, तीसरा जो है हमारा इमारतें। उनकी इमारतें कैसी होती थी? उनकी इमारतें ना हमारी तरह ही होती थी। जैसे शहरीकरण में आप देखेंगे कि थोड़े बिल्डिंग्स टाइप के घर होते हैं, तो उनकी भी इमारतें एकदम परफेक्ट तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ, जो उनका स्ट्रक्चर होता था वो कुछ इसी तरीके का होता था। ठीक है, तो कब्रें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है कब्रें, जो हमें वहाँ पे कब्रें देखने को मिलती हैं, उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो मतलब उसकी जानकारी से हमें पता चलता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है हमारा? कब्रें। और नेक्स्ट है औजार। औजार बनाने के लिए वो किस किस तरीके के धातुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, उनके औजारों से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, और उसके बारे में हमें और डिटेल में पता चलता है कि इनके औजार बनाने के लिए जो धातुओं का प्रयोग होता था वो कहाँ कहाँ से आता था। तो औजार जो वो प्रयोग करते थे, इससे भी हमें उसकी जानकारी के स्रोत मिले हैं। ठीक है, मुद्रा। तो उनका जो मुद्रा था, बाद में जो उनकी मुद्रा प्रचलन में हुई, वो जिस तरीके की मुद्राओं का प्रयोग करते थे, उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो चीज़ें वो खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते थे वो कैसी होती थी। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई हमारी मुद्रा। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी की पट्टिकाएं। मिट्टी की पट्टिकाएं वो लोग लिखने के लिए उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो वो किस तरीके से उस पर लिखा करते थे, ये हमारा एक और स्रोत है जिससे हमें उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा मंदिर। उनके भी मंदिर होते थे, उनके भी देवी देवता होते थे, तो उनके मंदिर भी उनके घरों की तरह ही होते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उनकी जो सभ्यता है, उनके जो कल्चर वगैरह थे वो कैसे थे। तो मंदिर से भी हमें उसकी सभ्यता के बारे में और मेसोपोटामिया की जानकारी के बहुत से स्रोत पता चलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा, उनकी कृषि व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि आपको पता है कि मेसोपोटामिया में कृषि सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, तो उसकी कृषि व्यवस्था आखिर में थी कैसी? मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि उपजाऊ थी। तो हमारा जो शहरीकरण देखने को मिलता है वो कहाँ से देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है उसके दक्षिणी भाग से, और उसका दक्षिणी भाग ही उपजाऊ था, क्योंकि कृषि की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसका जो दक्षिणी भाग है वो क्या था? उपजाऊ था। ठीक है, ये फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहती थी। ठीक है, तो ये जो उनका एक रेगिस्तान था, जो अगर आप मैप में देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो उनका जो रेगिस्तान था, मतलब फरात नदी जो रेगिस्तान में प्रवेश करती थी, वो फिर बाद में कई धाराओं में बट जाती थी। ठीक है, इन धाराओं में जब बाढ़ आने लगती थी तो ये जो धाराएं बढ़ जाती थी। ठीक है, जैसे इन धाराओं में जब बाढ़ आती थी तो ये धाराएं बढ़ती थी। इससे हमें क्या मिलता था? एक तो हमें मिल जाती थी उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, हमें मिट्टी मिल जाती थी, और भूमि उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी, और उनका जो पानी होता था। ठीक है, ये चीजें हमें मिल जाती थी। और ये जो पानी होता था उनका, वो हमारे किसके काम आता था? वो हमारे आता था सिंचाई के काम आता था। इससे हमें कुछ फसलें देखने को मिलती थी। कौन कौन सी फसलें देखने को मिलती थी? गेहूं की, मटर की, जौ की, मैसूर की। तो ये इन्हीं के कारण ये जो नहरें बट जाती थी, ये जो जब रेगिस्तान में गया तो ये नहर का काम करती थी, तो ये पानी जो आता था और ये जो उपजाऊ मिट्टी आती थी, इन उपजाऊ मिट्टियों से हमें क्या देखने को मिलता था? हमें देखने को मिलता था गेहूं, मटर, जौ और मैसूर की खेती और फसल देखने को मिलती थी। अब वहाँ का पशुपालन कैसा था? पशुपालन भी वहाँ पर फेमस था। इनफैक्ट वो कृषि से ज्यादा फेमस था। तो वो कैसा था? तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लोग भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक है, उनका जो अधिकतर व्यवसाय होता था पशु पालने का, वो क्या होता था? वो भेड़ बकरियां ही पालते थे। यहाँ स्टेफी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदान और पहाड़ों के ढालों में पशु पाले जाते थे। कहाँ पर पाले जाते थे? पूर्वोत्तरी मैदान और पहाड़ों में। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे उनके पशु जो है पाले जाते थे, ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और जो वो पशु पालते थे उससे उनको क्या मिलता था? क्या प्राप्त होता था? उससे उनको प्राप्त होता था मांस, दूध, ऊन। ये सारी चीजें उनसे उनको प्राप्त होती थी। और उनको गर्मियों के समय में उनको वहाँ पे खजूर, और गर्मियों के समय में वो लोग मत्स्य पाले यानी मछली को भी पालते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी था
नहरें, जो नहरें आ रही थी या जो नदी थी, उन नदियों में क्या पालते थे वो? उन नदियों में रहती थी मछलियां। तो वो वहां से उन्होंने एक मत्स्य पालन का व्यापार भी किया है और मत्स्य पालन वो करते भी थे। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें लेखन कला कैसा था, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया, यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे, बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं जानते थे जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से लेखन कला की शुरुआत हुई थी। इन्होंने लिखना पढ़ना नहीं, लिखना स्टार्ट करा था। ठीक है, यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे। लिखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे, जैसे कि आज हमारे पास कागज है लिखने के लिए, तो इसी तरीके से इनके पास होती थी मिट्टी की पट्टिकाएं। मिट्टी की पट्टिकाएं कैसी होती थी? वो चिकनी मिट्टी होती थी जिसको वो गीला कर लेते थे और वो गीला करने के बाद उसको कुछ इस तरीके का आकार दे देते थे। ठीक है, तो वो इसी पे लिखा करते थे। तो वो लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? लिखने के लिए वो इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी की पट्टिकाओं का। ठीक है, ध्वनि के लिए कीलाकार चिन्हों का प्रयोग करते थे। अब वो जो चिन्ह का प्रयोग करते थे वो कैसे होते थे? वो कीलाकार चिन्ह होते थे जिसका ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, तो प्रत्येक ध्वनि का इनका एक अलग अलग चिन्ह होता था। ठीक है, लेखन कला का प्रयोग हिसाब किताब राजाओं के बारे में लिखने के लिए। तो इन्होंने लेखन कला का शुरुआत क्यों की? क्यों जरूरत महसूस हुई इन लोगों को? इन लोगों को इसीलिए महसूस हुई क्योंकि जब ये लोग लेन देन करते थे तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए, क्योंकि याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, हम लोग भी लेन देन करते हैं तो उसका हिसाब किताब रखते हैं, तो हिसाब किताब रखने के लिए और राजाओं के बारे में लिखने के लिए, जो राजाओं की चीजें होती थी उनको एक चीज में, एक पट्टिका में लिखने के लिए वो लोग लेखन का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक नहीं पॉइंट, मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह याद करने पड़ते थे। इनके लिए हर एक जो चिन्ह होता था वो अलग अलग होता था, वो एक चिन्ह का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते थे। तो एक जो लिपिक होता था, जो लिपि को याद करता था, उसको सैकड़ों चिन्ह याद करने पड़ते थे। ठीक है, और जब उसको सैकड़ों चिन्ह याद करने पड़ते थे तो उसमें कुशलता तो होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लिपिक होता था वो उसको लिपिक जो होता था उसमें कुशलता की जो एक होता ना हुनर देखा जाता था, तो उसके अंदर ये हुनर देखा जाता था कि उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, लेखन कला का विकास। अब लेखन कला का विकास कैसे हुआ? ठीक है, 3200 ईसा पूर्व के बाद के आसपास मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई थी। जो हमें मिट्टी की पट्टिकाएं हमें मिली है वो हमें कब मिली है? वो हमें 3200 ईसा पूर्व के आसपास हमें देखने को मिली है। ठीक है, इन पट्टिकाओं में किस तरीके के चिन्ह बने होते थे? इन पट्टिकाओं में बैलों के, मछलियों के, रोटियों के आदि के अलग अलग 5000 सूचियां मिली है। ठीक है, इनकी कितनी सूचियां देखने को मिली? हमें 5000 सूचियां देखने को मिली है। ठीक है, जो वहां के दक्षिण शहर के जो उरक का मंदिर था, शायद वहां पर आने जाने वाली जो चीजें थी उनकी रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है। तो शुरुआत इसलिए हुई होगी कि लेखन कला की शुरुआत इसलिए हुई होगी क्योंकि समाज में रहने वाले सभी लोगों को वहां पे हिसाब किताब करने की जरूरत महसूस हुई होगी। लोगों को लगा होगा कि नहीं, अब चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उनको लगा कि इस एज ए रिकॉर्ड, मतलब इसको रिकॉर्ड करने के लिए उनको लिखने की या हिसाब किताब करने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए उन्होंने लेखन कला का विकास किया। ठीक है, और उनका लेन देन जो था वो अलग अलग समय पर होता था, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें वो एक साथ ही मंगा लेते थे, तो वो अलग अलग समय पे होता था और लॉन्ग टाइम के लिए एक चीज को याद रख पाना ये पॉसिबल नहीं होता था, तो इसलिए भी उनकी लेखन कला का विकास हुआ। ठीक है, लगभग 2600 बीसी के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए थे, सुमेरन का भी अंत हो गया था। तो कब इनके वर्ड कीलाकार कब हुए थे? इनके वर्ड जो कीलाकार हुए थे वो 2600 बीसी के आसपास हो गए थे, और उसी समय सुमेरियन भाषा का भी अंत हो गया था। और उसी समय इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने शब्दकोश भी बनवाए थे। क्या बनवाए थे? शब्दकोश। ठीक है, क्या इन्होंने अपने लिए क्या बनवाया था? इन्होंने शब्द। जो हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है काल गणना। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन जो है वो काल गणना को ही मानी जाती है और गणित को मानी जाती है। जिस मैथमेटिक्स को आज हम पढ़ रहे हैं, ये मानी जाती है कि हमें मेसोपोटामिया से ही मिली है। ठीक है, जिसमें हमें 1800 ईस्वी के आसपास 4 तरह की पट्टिकाएं देखने को मिलती है। जिन पट्टिकाओं में हमें क्या देखने को मिलता है? इन पट्टिकाओं में हमें देखने को मिलता है गुणा, भाग की तालिकाएं और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
ठीक है, इन सब की जानकारी हमें उस तालिका के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमाओं के अनुसार, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समय का विभाजन कैसे होता था, जैसे कि आज हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों का भी होता था। देखते हैं कैसे, जैसे कि आज हमारा है 1 वर्ष का 12 महीने से विभाजन, हम भी यही करते हैं आज। ठीक है, 1 महीने का 4 हफ्ते से, 1 दिन का 24 घंटे से और 1 घंटे का 60 मिनट से विभाजन। ठीक है, और जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमें मेसोपोटामिया से ही मिली है, ये आज हमारे जीवन का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम समय को देखें, हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आज भी हम यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इतिहासकारों के अनुसार देखी जाती है, मानी जाती है। ये कैसे मानी जाती है? हमें मानी जाती है कि ये जो देन है, समय, कालगणना, मैथमेटिक, ये हमें किसकी देन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की। यानी कि जो ये हमें मिला है, ये किसकी देन है? ये मेसोपोटामिया की देन मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के जो शहर होते थे वो किस तरीके के होते थे। ठीक है, इनके जो शहर होते थे, मंदिर के चारों ओर विकसित शहर, इनका एक मंदिर होता था, क्योंकि देवी देवता को तो ये लोग भी मानते थे, तो इनका ये एक मंदिर होता था जो कि इनके घरों के आकार का ही होता था। ठीक है, बाद में इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, पर ये मंदिरों का घरों के आकार का ही होता था। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या विकसित हुए होते थे? इसके चारों ओर विकसित हुए होते थे घर। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसकी क्या एक विशेषताएं बोल सकते हैं, या फिर वहाँ के शहर कैसे थे, उसमें शहर में जो मंदिर थे वो कैसे हुआ करते थे। ठीक है, व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जैसे कि हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले हमें व्यापार देखने को मिला था। कहाँ पे देखने को मिला था? हमें उसके दक्षिणी भाग में देखने को मिला था। ठीक है, तो इसीलिए उसको व्यापार का केंद्र माना जाता है। इसको एक शाही शहर के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि हमारी जो सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो यहाँ पर हुई थी, और अन्य शाही शहर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, शहरी जीवन की विशेषताएं। अब शहरी जीवन की विशेषताएं क्या होती है? शहरों में सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले यहाँ पे सिर्फ खाद्य सामग्री ही मिलती, यानी कृषि से रिलेटेड हमें चीजें ही देखने को मिलती थी यहाँ पे, लेकिन बाद में यहाँ पे सुख सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। तो कौन नहीं चाहेगा कि अगर उसको दूसरी जगह पे वहाँ पे सुख सुविधाएं मिल रही है, तो कौन नहीं चाहेगा वहाँ पर बसना। ठीक है, तो जब लोगों को लगने लगा कि हाँ कृषि के अलावा भी और चीजें मिल रही हैं हमें, तो यहाँ पर कस्बे बसने लगे, गाँव बसने लगे, और जिससे यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। क्योंकि लोग यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पर बसने लगे, इसीलिए यहाँ पे इनकी जनसंख्या क्या है? बढ़ने लगी। ठीक है, यहाँ श्रम विभाजन होता था। श्रम विभाजन क्या होता है? अगर सपोज दैट अगर मैं आज एक रोटी का एग्जाम्पल लूँ, तो क्या आपको लगता है कि वो रोटी हम डायरेक्टली खा रहे हैं? नहीं, हम जाकर लेकर आ रहे हैं और खा रहे हैं, नहीं, मतलब बना रहे हैं, तो क्या चीज़ें वो मिलती है? हमें डायरेक्टली आके मिल जा रही है, वो कहीं ना कहीं से तो चलती हुई आ रही, तब हम आज एक रोटी बना के खा रहे हैं। सपोज दैट कि किसान ने क्या करा? गेहूँ उगाया। ठीक है, उसके बाद से उसका अन्य प्रोसेस हुआ, ले गया, उसके आटे के रूप में बिका, फिर वो दुकानों पे गया। ठीक है, अब दुकानों से कहा हम अपने श्रम के अनुसार उसको खरीद रहे हैं, फिर हम उसको खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या है? निर्भर है। तो इसी तरीके का श्रम विभाजन होता है। अगर एक वस्तु बन रही है तो उसको लाने का, उसको बनाने का काम, उत्पन्न करने का काम कोई और कर रहा है, उसको बनाने का काम कोई और कर रहा है, उसको लाने का काम कोई और कर रहा है, और उसको बेचने का काम कोई और कर रहा है। तो इसी तरीके से ये श्रम विभाजन है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो काम है वो विभाजित है, वो बटा हुआ है। ठीक है, विभिन्न कार्यों से लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप शहरीकरण में जाएं तो आप देखेंगे कि लोग आपस का जो लेन देन है, ठीक है, जो उनकी सुख सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पर लोग निर्भर है। ठीक है, शहरों में अक्सर लोग अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि शहरों में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो वो मेरे पास उत्पन्न नहीं है, उसके लिए मुझे लोगों पे निर्भर होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर